आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ जिस जगह के बारे में आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा कि एक ऐसी जगह के ऊपर भी कोई हॉरर स्टोरी आप लोगों को सुना सकता है क्या। आज की हमारी कहानी है पटना के ऊपर, जहाँ पे एक हॉन्टेड बंगला है। वहाँ पे कहा जाता है कि इस बंगले को ब्रिटिश काल में बनाया गया था। ब्रिटिश के काफ़ी बड़े अधिकारी थे जिनको ये बंगला बना के दिया गया था, और वो जो अधिकारी थे इतने ज़्यादा क्रूर और एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी तानाशाही अधिकारी थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे जो इंडियंस फार्मर थे, लोग थे पटना के, उनको यहाँ पे मार मार के यहाँ पे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया था एकदम क्रूरता से। जिसकी वजह से यहाँ पे उन लोगों की जो आत्माएं हैं वह आज तक भटक रही है। और जिसके साथ हमारा जब देश आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद में वो अधिकारी तो इस जगह को छोड़ के चला गया, लेकिन ये जो पूरा बंगला है ना, यह पूरा का पूरा हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अधीन आ जाता है। और काफ़ी लंबे समय तक, कह सकते हैं कि 20-25 सालों तक इस बंगले को बंद ही रखा गया था। इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट ने कोई ध्यान दिया और ना ही किसी और इंसान ने ध्यान दिया, और ये धीरे धीरे करके एक भूतिया बंगला बनता जा रहा था। धीरे धीरे करके यहाँ से काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग गई थी। रात के समय पे जो भी इस बंगले के आसपास से कोई गुजरता तो कभी उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी के पिटाई खाने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा कुछ उसको सुनाई देता रहता जो भी इस बंगले के इर्द गिर्द घूमता रहता। और ये चीज़ें रात के समय पे ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग थे इस बंगले के आसपास के, उन लोगों ने इसके गेट के ऊपर ही एक वार्निंग पेपर लटका दिया कि इसके अंदर अब से कोई भी नहीं जाएगा। क्योंकि पहले से तो काफ़ी सारे जो लोग थे कभी कभी इसके अंदर जाया करते थे, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी अजीब चीज़ यहाँ पे देखी थी, जिसकी वजह से इस बंगले को आप लोग कह सकते हैं कि बैन ही कर दिया गया इंसानों के लिए। और इसके गेट के ऊपर एक काफ़ी मोटी सी चैन लटका दी गई, जंजीर लटका दी गई, और उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा ताला लगा दिया गया। अब ये अधिकार तो था गवर्नमेंट का, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस पूरे बंगले को बंद कर दिया। अब इसके बाद में भी 4-5 साल बीत जाती है और हमारा जो देश का सिस्टम है ना, वह धीरे धीरे बन रहा था। धीरे धीरे हमारे इंडियन के जो लोग थे वो गवर्नमेंट के अधीन आ रहे थे, काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर भी आ रहे थे। और उन्हीं ऑफिसरों में एक ऑफिसर का नाम था रमेश, जिसका ट्रांसफ़र पटना के अंदर हुआ था। और वह काफ़ी बड़े अधिकारी थे, जिनके फैमिली में उनकी वाइफ और उनकी एक 15 साल की लड़की भी थी। अब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे, और उनको गवर्नमेंट के द्वारा इसी बंगले के अंदर रहने के लिए अधिकार दिया गया था, या कह सकते हैं कि उनका ट्रांसफ़र करके इस जगह पे उनको रहना था। जिसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा इस ताले को खोला गया जो कि इस बंगले के ऊपर लगा हुआ था, और खोलते समय पे आसपास के जो लोग थे वह काफ़ी घबराए हुए थे। बाद में इस ताले को खोला गया, चैन को तोड़ा गया, और इस गेट को जैसे ही खोला गया एक काफ़ी भयंकर सा तूफान आया अंदर से, और बाहर की तरफ जो वहाँ पे सूखे पत्ते थे उनको बाहर की तरफ धकेल दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर है, ऐसी ताकत या कुछ भी कह सकते हैं, जो कि लोगों को अंदर जाने से रोक रही थी। लेकिन उन लोगों को शायद उस वक्त नहीं पता था कि जिस ताले को खोल के वो लोग इस बंगले के अंदर जा रहे हैं वो कोई आम बंगला नहीं है, कोई सिंपल बंगला नहीं है। वहाँ पे काफ़ी ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जिनके बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने आज तक उनकी बस छोटी छोटी आवाज़ें सुनी है, लेकिन कोई भी इस बंगले के अंदर अगर रहने आया था तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है ये किसी को नहीं पता था। इसके बाद में जो रमेश है ना ऑफिसर, वह अपनी वाइफ और अपनी बच्ची के साथ इसके अंदर आता है, इस पूरे बंगले की साफ़ सफाई कराता है। और साफ़ सफाई कराने के दौरान इस बंगले में से उसको काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी फटे पुराने कपड़े मिलते हैं, और काफ़ी मोटी मोटी जंजीर थी, जो कि आप लोग कह सकते हैं जो कैदियों की नहीं बांधी जाती ना, वैसी जंजीर लटकी हुई थी दीवारों के ऊपर। उन सभी को भी उतारा गया, और जो रमेश था ना, उसने सभी को ये आदेश दिया था कि इस पूरे जो बंगला है ना, इसकी साफ़ सफाई अच्छे से करा दी जाए। अब ये बात है ना आज से करीब 40 या 45 साल पहले की है। उस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन इस बंगले की साफ़ सफाई कराने के बाद में ये एक रहने लायक जगह बन चुकी थी। अब रमेश अपनी फैमिली के साथ इसी घर में रहने लग गया। अब रहते रहते
उनकी जो पहली रात थी ना इस बंगले के अंदर वो आने वाली थी और रात हो चुकी थी। इसके बाद में वो लोग यहाँ पे खाना वाना खा के अपने रूम के अंदर सोने के लिए जाते हैं और जैसे ही रात के करीब 12 या 1 बजता है ना, उस समय पे एक अजीब सी आवाज़ रमेश को नींद से जगा देती है। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई इंसान धीरे धीरे ज़मीन के ऊपर चल रहा है और उसके शरीर के ऊपर कोई चैन या बड़े लोहे की जंजीर बंधी हुई है और वह ज़मीन पे खिसक रही है और उसी की आवाज़ रमेश को उस रात जगा देती है। जागने के बाद में रमेश जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तो वह आवाज़ आना अचानक से बंद हो जाती है। रमेश फिर भी बाहर जाके देखता है, यार ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। इस बंगले के अंदर तो मेरी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं रहता। और वो जैसे ही नीचे जाके देखता है तो वहाँ पे उसको एक अजीब से साइन दिखाई देता है, चिन्ह दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई अभी यहाँ से कुछ भारी चीज़ को घसीट के लेके गया हो। लेकिन अब नीचे अंधेरा भी बहुत था, लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ थी, तो उस चीज़ को वह थोड़ा सा देख के ही इग्नोर कर देता है। और उसको सच बताऊँ ना तो इस जगह पे रहते हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, तो उसको वो चीज़ काफ़ी डरावनी लग रही थी। इसके बाद में वो रात तो कैसे न कैसे बीत जाती है। सुबह होती है तो वहाँ पे जो रमेश होता है ना, वह आसपास के लोगों में से किसी को पूछता है। तो वहाँ पे एक दूध बेचने वाला होता है ना, वह उसको बोलता है कि तुम मेरे घर पे भी 1 किलो दूध दे के चले जाना सुबह की सुबह। तो वो सुबह जैसे ही उठता है तो जो दूध वाला होता है ना, वह उनके दरवाजे की घंटी बजाता है। घंटी बजाने के बाद में रमेश जैसे ही दूध लेने के लिए जाता है, वो वहाँ पे दूध लेने वाले से दूध लेता रहता है। और अचानक से जो दूध वाला होता है ना, वो वहीं के आसपास का रहने वाला था। तो वह उनसे पूछता है कि साहब आपको इस बंगले के अंदर ही आना था, आपको पता नहीं है ये बंगला कैसा है। तो जो रमेश होता है ना, वह काफ़ी अचंभे में पड़ जाता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इस बंगले में ऐसा क्या हुआ है। तो जो दूध वाला होता है ना, वह बोलता है कि साहब इस बंगले में बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए दबे हुए जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है और मुझे भी इतना नहीं पता। लेकिन मैंने ये सुना है कि इस बंगले में कोई भी नहीं रहता और जो भी कोई यहाँ पे आता है ना, वो एहसास ऐसे होते हैं कि लोगों को डरा के रख दें। ऐसी बातें सुन के उस दूध वाले के मुंह से कहीं ना कहीं रमेश को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली इसी बंगले के अंदर आने वाले कई सालों गुजारने वाली थी। अब वो दिन जाता है तो वह ऑफिस के अंदर भी जाता है। ऑफिस के अंदर जाने के बाद में उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया जाता है, बुग्गे वगैरह दिए जाते हैं और वह वहाँ पे अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है ऑफिस के अंदर। अब ऑफिस में आके सभी लोगों को ये दिलचस्पी रहती है कि इन साहब को कहाँ पे ठहराया गया। तो किसी तरीके से उनको पता चलता है उनके ऑफिस वालों को कि वो लोग उसी बंगले में ठहरे हुए जो कि पटना का सबसे हॉन्टेड बंगला माना जाता है। उसकी साफ़ सफाई करने के बाद में वह बंगला भले ही काफ़ी खूबसूरत हो, लेकिन इसके पीछे जो दर्दनाक कहानियाँ हैं ना, वो वहाँ के लोगों को तो पता थी, लेकिन रमेश इन चीज़ से अभी भी अनजान था। उसको नहीं पता था कि इस बंगले के पीछे कितनी काली सच्चाइयाँ छुपी हुई है, कितनी मौतें हुई थी इस बंगले के अंदर। शायद उन सब चीज़ों से रमेश अभी भी अनजान था, क्योंकि उसको कोई भी नहीं बता रहा था कि उस बंगले के अंदर आखिरकार हुआ क्या था। गवर्नमेंट का तो आदेश आया था कि इसका ट्रांसफ़र पटना के अंदर करा दिया जाए, इस बंगले के अंदर रहने के लिए दिया जाए, लेकिन रमेश को नहीं पता था कि यह बंगला है कैसा। तो उसके जो स्टाफ वाले होते हैं ना, वो उनसे पूछते हैं कि साहब आपको ये बंगला खुद ने चुना है या गवर्नमेंट ने दिया है। तो वो बोलता है कि गवर्नमेंट ने मुझे लेटर में ये भेजा है कि तुमको यहीं पे रहना है और हमने इसकी साफ़ सफाई करा दी है। तो वो जो स्टाफ के लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर आप अपना घर शिफ्ट कर लो जल्दी से जल्दी जितना हो सके, क्योंकि वह बंगला अच्छा नहीं है। आसपास के लोग भी उस बंगले के बारे में काफ़ी अजीब बातें करते हैं। इतनी बातें इतने सारे लोगों से मुंह से सुन के रमेश को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि यार ये सभी लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ ना कुछ बात तो है इस बंगले के बाहर भी। तो जो रमेश होता है ना, वह अपनी इवनिंग के अंदर ड्यूटी पूरी करके अपने जो बंगले के अंदर रह रहा था ना, वहाँ पे जाता है। अब बंगले के बाहर एक काफ़ी बुजुर्ग टाइप का आदमी देखता रहता है उस बंगले को, और वो उसको जैसे ही देखता रहता है तभी रमेश वहाँ पे आता है। इसके बाद में रमेश उनसे पूछता है कि आप क्या देख रहे हो अंदर। तो जो कपड़े पहना हुआ था ना, वह थोड़े भगवा रंग के कपड़े पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई पंडित वगैरह थे जो कि उस बंगले को घूरे जा रहे थे।
अब जैसे ही रमेश उनकी तरफ देखता है और वो पंडित जी रमेश की तरफ देखता है, तो जो पंडित जी होते हैं ना वो कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ रमेश को ऐसा बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाओ। अब ऐसी बातें सुन के वो भी एक पंडित के मुंह से रमेश को ये तो पता चल गया था कि ये बंगला कहीं ना कहीं अजीब बंगला है, यहाँ पे कोई भी मुझे रहने के लिए नहीं कह रहा बल्कि निकल जाने के लिए कह रहा है। इतने में अंदर से उसकी वाइफ आ जाती है बाहर और उसको आवाज़ दे के बुलाती है और रमेश अपनी वाइफ के पास जाता है और अंदर चले जाते हैं। तब तक नाइट भी हो जाती है बातें करते हुए, और अपनी वाइफ से भी ये बातें शेयर कर रहा था कि यार मैंने आज तक जिस किसी से भी पूछा है ना इस बंगले के बारे में, उसके हमेशा ऐसे ही विचार रहे हैं कि हमें ये बंगला जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। तभी रमेश की वाइफ बोलती है कि सभी लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं, आप लोग इतने बड़े ओहदे पे हो शायद इसीलिए लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे तो अभी तक इस बंगले के अंदर कुछ भी ख़राब नहीं लगा। इसके बाद में वो लोग खाना खा के वापस सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात का वही समय आ जाता है 12 से 1 बजे के बीच का, और वापस से रमेश को काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब ये आवाज़ें वैसी थी जैसे कि कोई जंजीरों से बंधा हुआ है और नीचे बिल्डिंग के नीचे वहाँ पे बंगले के अंदर कोई ना कोई उस इंसान को खींच रहा हो और कोई कोड़े से उनकी पिटाई कर रहा हो, और वह उस दर्द से इतनी ज़्यादा चीख रहे हैं कि पूरा बंगला गूंज उठा हो। अब इतनी ज़ोर से आवाज़ सुन के एक बार में तो रमेश की आंखें खुलती है और वह उस चीज़ से इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह काफ़ी धीरे धीरे अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाता है, और जैसे ही वह दरवाज़ा ओपन करता है तो वह आवाज़ें आना अचानक से बंद हो जाती है। वह वापस से नीचे दिखाई देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसको वापस से वैसे ही निशान देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो उसको पता चलता है कि नीचे शायद उसने किसी एक ऐसे साये को देखा है जिसको उसने कभी इससे पहले इस बंगले के अंदर नहीं देखा। उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी न किसी को नीचे बंगले के बरामदे के अंदर खड़े होते हुए देखा है। अब जैसे वह वापस मुड़ के देखता है तो वह क्या देखता है कि काफ़ी अजीब सी काली सी परछाई उसको दिखाई देती है जिसके हाथों में जंजीर बंधी हुई थी। अब ये परछाई देख के वह इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अपनी वाइफ को ज़ोर से आवाज़ लगाता है, और जैसे उसकी वाइफ वहाँ पे आती है और वह अपनी वाइफ को उंगली करके दिखाता है कि वहाँ पे वो कौन खड़ा हुआ है, तो जब उसकी वाइफ देखती है तो वो चीज़ वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अब ये चीज़ रमेश को इतना ज़्यादा डरा देती है कि साथ में उसकी वाइफ भी काफ़ी घबरा जाती है। अब वह दोनों अंदर जाते हैं रूम के अंदर और वहाँ पे बातें करते रहते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, वो दोनों उस रूम के अंदर कैसे न कैसे करके बातें करके उस रात को बिता देते हैं, और सुबह उठते ही वो बोलते हैं कि हमें मंदिर जाना चाहिए। अब जो रमेश होता है ना अपनी वाइफ के साथ मिलके, और उसकी जो बच्ची होती है वो तो स्कूल चली जाती है, तो उसकी बेटी तो स्कूल में चली जाती है, और जो रमेश और उसकी वाइफ है ना वह मंदिर में जाते हैं। और मंदिर में उनको वहीं पंडित मिलता है, और वो पंडित होता है ना वह उसके पास जाके अपनी सारी समस्याएं बताते हैं कि महाराज हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, हमको काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें आती है इस पूरे बंगले के अंदर से, और हम वो जो वाइफ होती है ना रमेश की वो बताती है कि मेरे हस्बैंड को रात में कुछ दिखाई दिया था। अब इतनी बातें सुन के जो पंडित जी होते हैं ना वह बोलते हैं कि ये लो बेटा, सबसे पहले तो ये धागा खुद के हाथ पे ऊपर और अपनी बेटी के हाथ के ऊपर भी बांधना और अपने पति के हाथ के ऊपर भी बांधना, और अब मेरी बातें है ना थोड़ा ध्यान से ही सुनना। जो पंडित जी होते हैं ना वो बताते हैं कि दरअसल देखो ऐसा हुआ था बेटा कि ये जो बंगला है ना ये काफ़ी सालों पुराना बंगला है, और यहाँ पे जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज किया करते थे ना तब मैंने भी सुना था अपने माँ बाप से कि इस बंगले के अंदर जो ऑफिसर रहा करता था ना वह काफ़ी क्रूरता से हमारे जो इंडिया के लोग थे उनको मारा करता था, उनको रस्सी से बांध दिया करता था, जंजीरों से बांध दिया करता था, और उनकी तब तक पिटाई करता रहता था तब तक कि उनकी प्राण उनके शरीर को छोड़ के ना चले जाए। और ऐसे ही करते करते उसने करीब 20 से 25 लोगों की जान ले ली थी, जिस वजह से ये जो पूरा बंगला है ना उनकी आत्माओं से गूंजता रहता है। और तुम लोगों ने भी देखा होगा कि जब लोग तुम यहाँ पे आए थे ना तो इस बंगले के ऊपर काफ़ी मोटा ताला लगा हुआ था, और ये जो आसपास के लोग थे ना इसीलिए इस बंगले के ऊपर ताला लगाए हुए थे, क्योंकि लोग यहाँ के जो आवाज़ थी ना उनको सुनते रहते थे, जिस वजह से कोई भी अंदर ना चला जाए। इसी वजह से लोगों ने इसके ऊपर एक काफ़ी मोटी जंजीर से इसके गेट को बंद किया था। अब इतने में तुम लोग यहाँ पे आ गए, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया
और लोग इस चीज़ को तुमको नहीं बता पाए क्योंकि तुम काफ़ी बड़े ऑफिसर थे। तो मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ और ये लो धागा, इसे तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा रमेश, और इस धागे को हमेशा अपनी कलाई पे बांधे रखना। और इसके बाद में वो बोलता है कि जल्दी से जल्दी हो सके इस बंगले को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए और इस बंगले के ऊपर तुम बैन लगा दो या ताला लगा दो और इस बंगले को बंद कर दो, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे रहने के लिए आएगा ना तो उसकी जान को हमेशा खतरा ही रहेगा। अब इतनी बातें सुनते ही जो रमेश होता है ना, काफ़ी जल्दी से अपनी जो ऑफिसर का पावर है ना उसका इस्तेमाल करके अपना जो ट्रांसफ़र है ना उसको तो और कहीं नहीं कराता, बल्कि उस बंगले की जगह किसी और ही जगह पे रहने के लिए आवेदन करता है और 2-4 दिन के अंदर ही आवेदन आ जाता है कि उसको कोई और बंगला मिल जाएगा। इसके बाद में रमेश अपनी फैमिली के साथ मिलके उस बंगले को छोड़ के कहीं और रहने के लिए चला जाता है। और रमेश ने गवर्नमेंट से भी अपील की थी कि यह बंगला किसी को भी रहने के लिए ना दिया जाए, क्योंकि ये हॉन्टेड बंगला है और इस बंगले के अंदर कोई भी रहेगा तो उसकी जान को हमेशा खतरा ही रहेगा। जब के बाद में रमेश के बाद में इस बंगले के अंदर कोई भी नहीं रह रहा है। और अगर आज के समय की बात की जाए तो ये पटना के अंदर सबसे हॉन्टेड बंगला कहा जाता है इसको। और ये इसको देखने के लिए आसपास के लोग जब भी जाते हैं ना तो उनको काफ़ी अजीब सा डर लगा रहता है, क्योंकि इससे रात के समय में वैसी आवाज़ें निकलती है। और जब से ये जो बंगला है ना गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है और ये बंगला आज के समय में थोड़ा खंडर हुआ है, काफ़ी पुराना सा लगता है। और ये एक हॉन्टेड बंगला है पटना के अंदर, जिसकी इमेज मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। तो ये है वो बंगला जिसके अंदर रमेश के साथ ये सब कुछ घटनाएं हुई थी। बाकी ये थी दोस्तों पटना के अंदर इस बंगले की एक सच्ची कहानी। बाकी आप लोग को ये हॉन्टेड कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी और भी हॉरर हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।